बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुबह पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा से मुतल्लिक जो समाअत होगी, जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बना है और वो 3 रुकनी बेंच जो है उन तीनों जजेस का फैसला कोई भी मानने से इंकारी है, इसलिए कि वो जो 3 रुकनी बेंच बना है उस पर पहले ही अदम एतमाद हो चुका है। अब एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की सियासत को बहुत करीब से देख रहा है, वो शख्स जो सियासत से दिली लगाव रखता है, वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो इस वक्त गलियों में मोहल्लों में सियासत को डिस्कस कर रहा है, हर एक के जहन में एक ही सवाल है कि अदालत का फैसला क्या होगा। और वो लोग जो ये समझते हैं कि जी इंतखाबात हो जाएंगे, और फिर वो मैं हैरान हूँ वैसे उस बात के ऊपर कि वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के जो है वो तनासुब से आया और अक्सरियती फैसला आया 4 जजेस का, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मंसूर अली शाह, या अफरीदी, अतर मिन्नल्ला, उसको हवा में उड़ा दिया गया। और अब चीफ साहब ने जी एक नया बेंच बना दिया, वो जी चूंकि इसलिए कि इंतखाबात से मुतल्लिक जो फैसला आएगा वो सबको पता क्या आएगा, और वही 3 रुकनी बेंच जिसके ऊपर मुझ समेत पाकिस्तान के मेरा ख्याल है तमाम जितने भी कानून के तालिब इल्म हैं वो भी अदम एतमाद कर रहे होंगे। और जितना मैं कानून को करीब से जानता हूँ, जितना मैं कानून को बहुत आप समझ लें कि पढ़कर उसको नज़दीक से जानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कानून जो है वो अपना रास्ता खुद अपनाता है। लेकिन यहाँ पर सर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कानून जो है उसको गलत तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, गलत तरीके से तशरीह की जाती है, और फिर वो हमारे सहाफ़ी दोस्त जिनको कानून के लिए भी नहीं पता और टीवी पर बैठकर वो कौम को कानून के भाषण दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि जी इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और लिहाजा जी हुकूमत को जो है वो इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, और वो जो अरबों रुपया वो हुकूमत के पास मौजूद है। भाई वो कौन सा खजाना है जहां पर वो अरबों रुपया पड़ा है, मुझे भी बता दें, वो हमें भी बता दें वो कौन सा खजाना है। वो वजारत खजाना जो हाथ खड़ी कर चुकी है कि हमारे पास पैसे नहीं है, वो वजारत दिफा जो हाथ खड़े कर चुकी है, वो वजारत दाखिला जो सिक्योरिटी देने से माजरत कर चुकी है, वो अफवाज पाकिस्तान जो रेंजर्स प्रोवाइड करने से माजरत कर चुकी है, वो लोअर कोर्ट्स जो सिक्योरिटी अहलकार अदालती अहलकार देने से माजरत कर चुकी हैं। इन हालात में भी इलेक्शंस होंगे और चीफ साहब कह रहे हैं कि जी वो 2 फरीकैन जो है ना वो आपस में बैठ जाए, दरमियानी रास्ता निकाल लें, और उसके बाद वो जो दरमियानी रास्ता होगा हमें आगे बता दिएगा। भाई आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप इस अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस हैं, आपने दरमियानी रास्ता निकालना है दोनों फरीकैन को बिठाकर, तो फिर सर छोड़ें, फिर फैसला ना करें। जब ये 3 रुकनी बेंच बन गया इसका मतलब कि फिर इस 3 रुकनी बेंच की कोई आईनी और कानूनी हैसियत एक पाकिस्तानी की नज़र में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि चीफ साहब समझते हैं कि अगर 2 फरीकैन ने बैठ कर ही इस मामले को हल करना है तो फिर हम क्या यहाँ पर लेने बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है, और अपने इख्तियारात से जो है वो तजावुज़ करते हुए सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही है, फिर तो यही अखज़ किया जा सकता है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि इस पाकिस्तान में चूंकि हर एक शख्स जो इस वक्त इस फैसले के ऊपर नजरें जमाए हुए है और वो ये समझता है कि इस केस का फैसला क्या आएगा, इस केस का फैसला मैं फिर आपको बता दूं कि अदालत कहेगी इलेक्शंस करवाओ, अदालत कहेगी इलेक्शंस करवाओ, लेकिन हुकूमत कहेगी कि जी हमारे पास ख़जाने में पैसा ही नहीं है, हमारे पास वसाइल ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहेगा हमारे पास जो है वो मैकेनिज़्म ही नहीं है इलेक्शंस करवाने का, अभी हमने हल्काबंदियाँ करनी है, अभी हमने वोटर लिस्टों के ऊपर काम करना है, अभी हमने नए सिरे से जो है वो तमाम जितने भी हल्के हैं उस हवाले से तैयारियां करनी है, उस हवाले से हमने हल्कों के नंबर्स तब्दील करने हैं, एक एक हल्का जो है उसके ऊपर टाइम लगेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई इलेक्शंस करवा दिए जाए। और ये जो बेवकूफ़ और वो जो अहमक लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं समझ आई कि इलेक्शन कमीशन ने ये डेट जो है वो एक्सटेंड क्यों की है, वो ये समझ रहे हैं कि शायद हुकूमत के साथ कोई गेम है, कोई मिली भगत है। सर इतने बेवकूफ़ और इतने अहमक लोग जो अभी तक इतने बड़े ओहदों पर फायज रहे, वफाकी वुज़रा रहे, बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े ओहदों पर रहे, उनको ये नहीं पता कि ये इंतखाबात करवाना कोई खालाजी का वाड़ा तो नहीं है। ये एक दिन में तो इंतखाबात नहीं हो जाएंगे, या चीफ साहब हुक्म करेंगे जी आज इलेक्शंस करवा दो, आज इलेक्शंस तो नहीं हो सकते। इसके लिए आप 10 दिन भी ले लें, इसके लिए आप 1 महीना भी ले लें, इसके लिए आप 2 महीने भी ले लें, मैं आपको वो भी टाइम जो बता रहा हूँ वो भी कम बता रहा हूँ। ये अक्टूबर का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन को अब तक जो है वो 6 माह चाहिए
ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारा जो प्रोसीजर है, इसको कंप्लीट होने में, इसको मुकम्मल होने में 6 माह का वक्त दरकार है। लेकिन अदालत समझती है कि जी चूंकि ये आसान बड़ा है और ये बड़ा आसान मामला है, और ये इतना ही आसान लग रहा है जितना चीफ साहब ने 3 रुकनी बेंच बनाकर इस मामले को आसान कर दिया, ये आसान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक आईनी इदारा है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और वो जब बेंच के अंदर उन जजेस को बिठाएगा, चीफ साहब जो हैं वो बेंच में उन जजेस को बिठाएंगे जिनके खिलाफ ऑलरेडी बड़े संगीन एलिगेशंस हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो मैंने नहीं लगाए, वो इन पाकिस्तान की सियासी जमातों ने लगाए हैं, वो पाकिस्तान की वकला बरादरी ने लगाए हैं। वो इल्ज़ामात पाकिस्तान का वो हर कानून का तालिब इल्म जो कानून की किताबों को पढ़ता है, जो कानून को बहुत करीब से, बहुत बारीक बीनी से पढ़ता है, वो लगा रहा है। ये इल्ज़ामात मैं नहीं लगा रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर का जो मुतनाज़ फैसला आर्टिकल 63A पे, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, इसको एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देगी। और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फरमाया था, तो मैंने आपको एक व्लॉग में पहले भी बताया था, बल्कि लास्ट व्लॉग में भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद आइन को री राइट किया। ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। और अब ये जो केस है, ये जी पीर को जो सुबह समात होगी, इसका मतलब कि 3 रुकनी बेंच का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर देना है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह चुके हैं कि हमारी तरफ से बाइकआउट है, इत्तेहादी जमातें कह चुकी हैं हमारी तरफ से बाइकआउट है। इसका मतलब कि ये सब पेश नहीं होंगे, अटॉर्नी जनरल पेश नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल को नवाज शरीफ साहब ने ऑलरेडी ये बात कर दी है, क्लियर कर दी है, वाजे कर दिया है कि वो किसी भी सूरत इस 3 रुकनी बेंच के सामने ना तो पेश हों, और ना ही इनके सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करें, और ना ही इनके सामने पेश होकर हुकूमती वजाहत देने की ज़रूरत है। इनके सामने पेश ही नहीं होना। अब ये जो 3 रुकनी बेंच है, आप अंदाज़ा लगाएं कि चीफ साहब, जिनको पूरी कौम ये कह रही है, पूरी कौम इल्तिजा कर रही है कि जी फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना दें, लेकिन उनकी चूँकि ज़िद और अना है कि जी मैंने फुल कोर्ट नहीं बनाना, वो ज़िद और अना इस हद तक जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है कि वो समझते हैं कि अगर वो फुल कोर्ट बनाते हैं तो उनको शिकस्त होगी, और भरी अदालत में शिकस्त होगी, और हुकूमत का ये नैरेटिव दुरुस्त साबित हो गया। और अब हुकूमत को फ्रंट फुट पर आकर खेलने का मौका मिल गया, और अब हुकूमत इस मामले को उछालेगी और कहेगी कि जी देखो, हम तो कहते थे कि जी फुल कोर्ट बनाओ, लिहाजा इन जजों पर एतमाद नहीं। तो ऐसे वक्त में जब चीफ साहब एक यकतरफा फैसला देंगे, वन साइडेड फैसला देंगे, और तमाम जब पॉलिटिकल पार्टीज़, बार काउंसिल्स, वकला बरादरी, तमाम जितने भी लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कानून के तालिब इल्म हैं, तमाम पाकिस्तानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बना दें, लेकिन नहीं, इसलिए क्योंकि वो फैसला कुछ और है, और वो सबको पता है वो फैसला क्या देना है कि जी इलेक्शंस करवाओ। और इमरान खान साहब को अगर लाने का सर इतना ही कोई घिनौना मंसूबा बन गया तो कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, कोई इतना बेवकूफ़ और कोई इतना अहमक नहीं है कि कोई इमरान खान साहब को इतना ज़ोर ज़बरदस्ती कहेगा कि जी वो इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिए जाएं, और उसके नताइज क्या निकलेंगे ये आप सबको पता है। और उसके नताइज क्या निकलेंगे वो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के नाम पर क्रॉस कर चुकी है। इमरान खान साहब जो हैं वो ट्रस्टी नहीं है इन इदारों के लिए, वो जहर आलूद साबित हो सकते हैं। उनकी ज़ुबान जितनी गंदी है उतने ही वो जो है वो बिलो द बेल्ट बातें करती हैं, और उनके ऊपर अब कोई पाकिस्तान का इदारा एतबार करने को तैयार नहीं है। ये जो समात होनी है जी, इसका जो ऑलरेडी बाइकआउट हो गया, इस बाइकआउट के बाद बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच नाअहल करार दे देगा। सर ये नाअहल करें तो सही, मैं तो कहता हूँ बल्कि अच्छी बात है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाएं वज़ीर-ए-आज़म साहब को, पूछें कि जी आपने इलेक्शंस क्यों नहीं करवाने। भाई इलेक्शंस वज़ीर-ए-आज़म ने करवाने, इलेक्शंस तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, और इलेक्शन कमीशन को फंड्स किसने देने हैं, हुकूमत ने देने हैं। लेकिन जब ख़जाने में कुछ नहीं है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब कहाँ से जाएं, भीख मांग कर लाएं बाहर के मुल्कों से। चीफ साहब कहते हैं कि जी हमें बता दें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो जो सिक्योरिटी है वो भी हम दे देंगे। भाई चीफ साहब का ये काम नहीं है, चीफ साहब अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। उमर अता बंदयाल साहब अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं, उनका ये काम नहीं है। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात नहीं करवाने। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है,
कि वज़ीर आज़म साहब को तौहीन अदालत केस में बुलाना है। वो जो सहाफ़ी हैं जिनको अब तक ये खबर मिल चुकी है और मुझे बहुत पहले खैर पता था, और वज़ीर आज़म साहब को आज नहीं, कल नहीं तो फिर 10 दिन बाद या इक्का दुक्का को 15-16 दिन बाद बुला लेंगे। लेकिन जब वो बुलाएंगे तो उनको तो सबसे पहले ये पूछना चाहिए वज़ीर आज़म साहब से कि क्या इलेक्शंस करवाना आपका इख्तियार है, क्या वो आपके इख्तियार में है? बिल्कुल नहीं। वज़ीर आज़म साहब को बुलाना किस लिए है कि सर वो जो पार्लियामेंट में कानून साजी हुई है ना अदलिया से मुतल्लिक उसको नोटिस केस में, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जब दिल किया उसको नोटिस अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर दिया। चीफ जस्टिस बना इफ्तिखार चौधरी, उसने किया। साकिब निसार बना, उसने किया। आसिफ सईद खोसा बना, उसने किया। जस्टिस गुलजार बना, उसने किया। और अब उमर अता बंदयाल साहब, जी जिसका दिल करता है जी उसको नोटिस ले लो। एक जज जिसकी ऑडियो लीक हुई, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, उसको नोटिस लेने का इख्तियार किसने दिया? इस अदालत ने दिया। और उस जज के खिलाफ अब तक जो है वो रेफरेंस फाइल हुआ, वो जो रेफरेंस फाइल हुआ उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस गया है, पता है सर सारे फुल कोर्ट बैठा थे नकवी साहब फारिग। नकवी साहब की जो ऑडियो है वो उसका फ्रॉन्जिक करवा लें, किसी भी जगह से फ्रॉन्जिक करवा लें, वो दुरुस्त साबित हो जाएगी। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, सिग्नेचर्स कर देता हूँ आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वज़ीर आज़म को बुलाना है तो इन अदालत केस में, और मौक़िफ़ ये होगा, जवाब ये होगा कि जी क्यों नहीं इलेक्शंस करवाए जा रहे। और भाई इलेक्शंस करवाना वज़ीर आज़म का काम नहीं है, इलेक्शंस करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, एक आइनी इदारा है। अदलिया अपनी हदूद में रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर अदलिया अपनी हदूद से बाहर जाएगी तो फिर लोग तनकीद करेंगे, सीधी बात है। इनफ इज़ इनफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। मतलब एक इदारा पार्लियामेंट जो हमारी माँ की हैसियत रखता है, अगर उसको बुलाकर ये पूछा जाए अरकान असम्बली को कि भाई आपने जुर्रत कैसे की अदलिया के खिलाफ कानून साजी करने की, तो भाई ये कानून साजी अदलिया के खिलाफ नहीं हुई। ये कानून साजी से पहले तो ये देखना चाहिए कि ये जो कानून साजी हुई है, ये कानून साजी क्या सुप्रीम कोर्ट ने करनी है? पार्लियामेंट ही कानून पास करती है, पार्लियामेंट ही लेजिस्लेशन करती है, पार्लियामेंट ही कवानीन बनाती है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से ही वो कानून मंजूर होते हैं। तो जब पार्लियामेंट को ही इख्तियार नहीं है कानून बनाने का, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दे दिया जाए 3 रुकनी बेंच को कि वो कानून बनाकर पास कर दें? यह नहीं हो सकता। एक वज़ीर आज़म को आप बुलाएं तौहीन अदालत में, तो आप उसको तौहीन अदालत में इसलिए बुलाएं कि अगर तो उसने अदालत की तौहीन की है तो फिर तो आप उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं। लेकिन जब एक वज़ीर आज़म जिसका दूर दूर तक इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आप कहेंगे जी हम आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे, तो लगाएं सर, फिर रोला पड़ना है। और फिर आपको एक और बात बताऊं, ये जो 3 रुकनी बेंच है, इसके खिलाफ कोई भी महाज खड़ा हो सकता है। अदलिया के अंदर से आवाज़ें आ सकती हैं, और अदलिया के ही जजेस जो बहुत ही जुर्रतमंद, बड़े बावकार और बड़े दिलेर किस्म के जज कंसीडर किए जाते हैं, वो हो सकता है एक ऐसा फैसला दे दें कि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला ही डिसमिस हो जाए। ये बेंच फिक्सिंग है, चीफ साहब जो करें ये बेंच फिक्सिंग है। खुद बैठ के एक एजाजुल हसन साहब को बिठा दिया और एक मुनीब अख्तर साहब को बिठा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 3 जज ही मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में 3 या 5 जजेस हैं जो पूरी अदालत में बैठकर फैसला कर सकते हैं? बाकी जजेस जो हैं वो इस लायक नहीं है कि वो फैसले कर सकें। इसका मतलब कि अगर उनको बेंचेस में नहीं बिठाना तो उनको कहेंगे वो इस्तीफ़ा दे दें और 5 या 3 जजेस ही बैठकर सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल का फैसला कर दें, और 3 या 5 जज ही बैठकर जो है वो हर केस में बेंच बना लिया जाए, और 3 या 5 जजेस जो हैं वो हर केस में बेंच बनाकर बैठ जाया करें। इसका मतलब कि बस वही जजेस हैं जिन पर कौम एतमाद करती है, और जो बाकी जजेस हैं उन पर किसी को एतबार ही नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक आइनी इदारा है, अगर वो ये समझता है कि जी ठीक है जी 3 जजेस ने बैठ के मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है, तो फिर बंदयाल साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब को, जस्टिस फायज ईसा को, सरदार तारिक को, जमाल खान मंदोखेल को, ये सारे जजेस जो हैं, वो जो हैं अतर मिन्निल्लाह साहब, उनको, या अफरीदी को, सबको घर भेज दें और कहें कि जी ठीक है जी 3 या 5 जजेस ने बैठ के मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है, तो फिर ठीक है कर लें। ये पहले जूनियर जजेस की रवायत डाली सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करवाने की, और फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया बंदयाल साहब की वजह से, अदालत का जो नाम जिसके ऊपर आज उंगलियां उठ रही हैं, बंदयाल साहब अगर उस वक्त करते तो ये 8-9 महीने जो जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, जो एक सुप्रीम कोर्ट में आईनी बहरान था, इसका जवाब तो आज तक नहीं वो दे सके। और फिर वो कहते हैं कि जी मेरे जजेस के ऊपर बात करोगे। भाई किसके जजेस?
विरासत में लिए थे जजेस। आपके जजेस के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है कि आपके जजेस हैं, और फिर रोना किस बात का है भाई? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि सुप्रीम कोर्ट में रोना डाल गया कि जी हमारे भी जज्बात हैं, हमारे भी एहसासात हैं। तो सर हमारे भी जज्बात और एहसासात हैं। जब फायज ईसा को कटहरे में खड़ा किया था तो उस वक्त उनकी अहलिया के भी जज्बात थे। जब उनके खिलाफ एक बदयांती पर मबनी रेफरेंस दायर किया था तो उस वक्त उनकी फैमिली के जज्बात भी मजरूह हुए थे। तब तो कोई नहीं बोला, तब तो आप उस 10 रुकनी बेंच के सरबराह थे और आपने जस्टिस फायज ईसा साहब के खिलाफ फैसला दिया, और वो रिटर्न ऑन द वॉल फैसला था कि जजेस ने, अक्सरियती जजेस ने वो फैसला उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो सर ये नहीं हो सकता। ये मुल्क चलेगा, अब इसमें कानून साजी हो चुकी है और ये मुल्क को किसी पटरी के ऊपर लेकर आना पड़ेगा तो ये मुल्क आगे चलेगा। ये मुल्क का जो तसलसल जो बरकरार था, जिसको तोड़ा गया, अब इस तसलसल को मज़ीद तोड़ने की गुंजाइश नहीं है। इस पाकिस्तान में आइन और कानून का जो कत्लेआम किया गया, अब इसमें गुंजाइश नहीं है। अब ये जो मुल्क में हो रहा है, ये अगर कोई समझता है कि जी करना है और ये इसी तरह चलना है अदालती निज़ाम, तो फिर ठीक है, चला लें। फिर बाकी जजेस भी बैठे हैं, वो भी अपना फैसला दे देंगे एक टाइम पे। लेकिन ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। अब ये फैसला हो चुका है और ये फैसला बड़ों ने कर लिया है और ये लाहेअमल भी तैयार हो चुका है कि ये 3 रुकनी बेंच कोई ऐसा फैसला देगा तो भरपूर मुज़ामत की जाएगी और इनके फैसले को पकड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें आएंगी। और जो ये सोच रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर दिया जाएगा, तो सर करें तो सही एक दफ़ा। राणा सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि रेफरेंस तैयार है ये तीनों जजेस के खिलाफ, और इनकी तारीख भरी पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पार्टी सदारत से मुतल्लिक फैसला दे चुके हैं। 2018 में वो नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत से हटाने वाले बेंच में शामिल थे। जस्टिस एजाजुल हसन नवाज शरीफ साहब को 2017 में पैनामा केस में नाअहल करने वाले बेंच का हिस्सा थे और उनका ये फैसला था कि नवाज शरीफ जो हैं वो नाअहल करार दिए गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर इस हुकूमत के खिलाफ मुतअद्दिद केसेस के फैसले दे चुके हैं और आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो उनका फैसला है वो आज भी मुतनाज़ है। मैं आज उसको आज भी मुतनाज़ कहता हूँ। तो सर बचत किसी की नहीं है। अगर कुछ समझता है कि ये खेल ऐसे चल सकता है तो वो कोशिश कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले। ये खेल आगे चलने वाला नहीं है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।